ऐसे लेक्चर के बुला रहे हैं, वो आएंगे बीसी कब आ रहे वो हम प्लान करेंगे, बोलेंगे फिर उसको अपने आप प्लान करना है, वो एडवांस प्लान है। हाँ वो एडवांस प्लान लेंगे है ना, तो उसमें नए और पुराने है ना। हाँ मैं आप पुराने नए और नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बथन। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे हमारे साथ कौन है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि कौन है। तो भाभी जी घर पे हैं कि मेन हम कह सकते हैं, मेन लीड के जो है हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिमला से ही, हिमाचल प्रदेश से ये रहने वाले हैं। तो आज जानेंगे इनके जर्नी के बारे में, किस तरह की यहाँ की जर्नी है, शिमला से लेकर यानी कि एक प्रदेश, छोटे से प्रदेश से लेकर माया नगरी मुंबई तक क्या इनकी जर्नी रही और किस तरह के एक्सपीरियंस इनको रहे और क्या अब जो है हिमाचल प्रदेश के लिए करने वाले हैं या आगे के जो प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है। सर, रोहित सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं हमारे हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों को नए साल की अनेकों शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो कि बस अगली दहलीज पर खड़ा है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हिमाचल में अगर मैं ना होता तो शायद मैं आज इस मुकाम को छू भी नहीं पाता, क्योंकि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब 1985 में लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर, और जिसे श्री एस.एन. जोशी जी की अध्यक्षता में किया गया था। 1 महीने की इस वर्कशॉप ने हम लोगों के करियर को बदल दिया। उस समय थिएटर का बड़ा ज़बरदस्त माहौल शिमला में हुआ करता था, और यहाँ पर हमने आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक किया था, जिसे देवराज अंकुर, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मॉडर्न इंडियन ड्रामा के प्रोफेसर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था, जो बहुत चर्चित हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। और यहीं से हम एक नींव पड़ी कि हमें प्रोफेशनल रंगमंच में प्रवेश करना है। तो यहाँ की लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग हमारे साथ रहा, और मैं और पवन कुमार मंडी से हम सेलेक्ट हुए थे पूरे प्रदेश से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और यहाँ से ही हमारी जर्नी शुरू हुई। और आज जहाँ हम खड़े हैं वो हमारे इस प्रदेश की वजह से खड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि सही पकड़े हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं जी। तो भाभी जी घर पे हैं, अब क्या आपसे जाना चाहेंगे, क्या भाभी जी घर पे हैं अभी? जी बिल्कुल, भाभी जी घर पर हैं, और हमने 1700 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं और 7 साल इसको हो गए हैं। धीरे धीरे हम भी लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल्स की श्रेणी में आने वाले हैं। बस मेरे ख्याल से मार्च से आ जाएंगे हम लोग। तो ये एक बड़ा अच्छा शुभ संकेत है। जब ये सीरियल शुरू हुआ था तब हमने इसका अंदाज़ा नहीं किया था। हमें लगा था कि ये जो विषय ऐसा है, पता नहीं लोग इसको अन्यथा ना ले लें कि अरे यार ऐसा थोड़ी होता है कि एक आदमी दूसरे की बीवी से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन हमने इसको इतने शालीनता से प्रस्तुत किया है कि ये पारिवारिक हो गया, और इसके साथ बच्चे भी जुड़ गए। तो बच्चे जुड़ने की वजह से हमने इसके बहुत सारे नॉटी एलिमेंट्स कम कर दिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स ले आए, जैसे सक्सेना, हप्पू सिंह, टिल्लू टिकामल खान, इस तरीके के लोग जो आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं वो इसमें आ गए, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा जुड़ गए। मेरे साथ दर्शकों का जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण था कि इससे पहले मैंने एक और सीरियल किया था जिसका नाम था लापतागंज, जी बिल्कुल, जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर आधारित था। वो भी बहुत पॉपुलर था और बहुत पसंद किया गया लोगों ने। लोग मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं, ये जितने भी अभी मुझे अवार्ड्स मिले वो इस वजह से मिले क्योंकि लापतागंज में मेरा किरदार एक कॉमन मैन का था, जो कि बिल्कुल सोशल कॉज के लिए लड़ता है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या से जूझ रहे गाँव को उभारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मनमोहन तिवारी का किरदार एक श्रूड बिजनेसमैन है जो दिल लेके चलता है। तो जो किरदार में डिफरेंस है, चरित्र में डिफरेंस है, उसको लोगों ने काफी पसंद किया है। रोहित जी, आप जानना चाहेंगे कि भाभी जी घर पे है, आप काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और 1700 से ज़्यादा एपिसोड आप कर चुके हैं। क्या इसके पीछे की क्या कहानी है कि यही टाइटल नाम रखा जाए, भाभी जी घर पे है? जिस तरह आपने कहा कि लोग गलत भी सोच रहे थे, पर आपने इसको काफ़ी अच्छे से ढंग से निभाया। पर जो परिवार के साथ जो लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो भाभी जी घर पे है, क्यों ऐसा टाइटल? एक्चुअली क्या था, हमेशा ना जो भी राइटर होता है वो हमेशा ऐसे टाइटल्स की तलाश करता है जो कैची टाइटल हो। अगर वो टाइटल कैची नहीं होंगे ना तो लोग उससे जुड़ते नहीं हैं। अचानक जैसे लापतागंज, अचानक यार कौन लापता हो गया, क्या है ये लापतागंज, क्या एक क्यूरोसिटी होती है आपको जुड़ने की। तो भाभी जी घर पर हैं, ये कैची टाइटल है।
अचानक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये भी एक कैची टाइटल है। देखिए, तो कैची टाइटल से जुड़ते हैं तो लोगों को और राइटर को ये बहुत कैची टाइटल लगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया भाभी जी घर पर है। और इसमें एक चीज़ और थी कि हम दोनों प्रेमी जो एक दूसरे की बीवियों से मोहब्बत करते हैं, हम उनके घर में घुसते ही कहते हैं भाभी जी घर पर हैं। बिल्कुल सही। सर, अब बात करेंगे, आपने कहा कि आपका जो हिमाचल प्रदेश से, शिमला से आपका बहुत पुराना नाता है। शिमला की कुछ यादें जो आपको आज भी याद आती है? मेरे पापा यहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। और हम लोगों को उनके ऑफिस की तरफ से एक कॉटेज जो थी वो मिली हुई थी नाभा हाउस में। 12 नंबर की वो कॉटेज थी, वहाँ पर हमारा बचपन गुजरा है। अब वो कॉटेज नहीं रही, लेकिन मेरी स्मृतियों में वो कॉटेज ऐसी बसी हुई है, ऐसी बसी हुई है कि मैं वो कभी नहीं भूल सकता। मैं 2 बार गया कि मैं वहाँ की भूली बिसरी यादों को तलाशूं, कहीं ना कहीं कुरेद के निकालूं वो, लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं बहुत दुखी हुआ। सिर्फ पोस्ट ऑफिस था, वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस था, वो वाली बिल्डिंग मैंने देखी और मैं वहाँ अंदर चला गया। वहाँ पर स्कूल था हमारा, जो गुलाटी मैडम पढ़ाती थी, मुझे आज भी याद है। तो वो स्कूल में गया, उस घर को देखने लगा, मैं उसकी दीवारों को छूने लगा। वो याद में लेकर गया हूँ यहाँ से, इतना मजा आया। और नाभा हाउस के रामलीला, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। नाभा हाउस के रामलीला का ऐसा इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ था उस समय कि जो राम का रोल करते थे वो मेरे सपने में आते थे। और एक दिन हम उनको तलाशते हुए गए और हमने पर्दा उठाया तो वो जमीन पे सो रहे थे, मेकअप से पहले, मेकअप होना था उनका। और मैं उनको देखते रोने लग गया। तो उसने बड़ा प्यार किया, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा, ये किया। तो वो जगह जहाँ पर वो होती है, और उस समय वहाँ पर मंच बनाया जाता था, मैं कहता, अब तो शायद पक्का हो गया। हाँ, तो मंच बनाया जाता था। वो जो बनाना था, वो तीर कमान, वो प्रैक्टिस, वो लोग रिहर्सल्स किया करते थे वहाँ पर, हम उसमें भी जाके बैठ जाते थे यूं करके। तो वो रामलीला जो है वो नहीं भूल सकता। ये कुछ स्मृतियाँ है मेरी नाभा हाउस की, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि उसकी कुछ तस्वीरें अगर मुझे मिल जाएं पुरानी। बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, क्योंकि जो बेस जहाँ से सीखता है, जहाँ प्रेरणा जहाँ से मिलती है, वो वही जीवन में का आधार भी बन जाती है। सर, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, कोविड के दौरान काफ़ी फ़र्क जो है हर वर्ग को पड़ा है, तो फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह का फ़र्क पड़ा है? आप टीवी सीरियल के साथ भी आप जुड़े हैं, और भी चाहे जूनियर आर्टिस्ट है चाहे सीनियर आर्टिस्ट है, किस तरह का पूरी इंडस्ट्री में सर फ़र्क पड़ा है? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स तो बाकायदा छोड़कर चले गए हैं बम्बई, क्योंकि अब पैसे तो मिलेंगे नहीं। बम्बई में अगर पैसा नहीं है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते उस महानगर में। वो एक महंगी सिटी है, और बहुत सारे कलाकारों ने अपने अपने जो घर खरीद लिए थे, जब उनको जैसे एक सीरियल मिला, कुछ पैसे आने लगे, तो एक एक्टर की इच्छा होती है कि इस नगरी में मेरी एक छत हो जाए, चाहे वो 180 स्क्वायर फीट का ही कमरा क्यों ना हो, वो मेरा हो, तो बेचारा खरीद लेता है। अब वो उसने लोन लिया होता है उस पर, तो इतनी बुरी मार मरी, बेचारे जो है वो लोन की किश्तें नहीं चुका पा रहे थे, बुरा हाल था, बैंक वाले परेशान करते। फिर अंत में कई लोगों ने तो आत्महत्या की है, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई। कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हुए हैं, कुछ लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हुए हैं वहाँ पर। और हमारी भी स्थिति ये रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से इस्टेब्लिश रहे, तो हमारी जो पेमेंट थी उसमें भी 15% की कटौती हुई। और जूनियर आर्टिस्ट जो थे, उनका तो पूरा धंधा ही बेचारों का चौपट हो गया। तो वो जो है, कई लोग तो कोई फल की ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब ये स्थिति हुई है। और अब जैसे जैसे गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, तो अभी ओमिक्रॉन का जो शुरू हुआ है, तो इट्स रियली वेरी सैड। ये बहुत लोगों को तोड़ा है। यही नहीं, बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हुए हैं बेचारों के, बहुत सारे उद्योगपति सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल सर, कईयों ने अपना को भी खोया है, और इस दर्द से यहाँ पर निकले भी हैं सर। सर, बात करेंगे माया नगरी की। हर जो भी आर्टिस्ट है वो चाहता है कि बड़े पर्दे में दिखे। लाखों के संख्या में जो है माया नगरी पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं ठगी का भी शिकार वहाँ पे होता है सर। उसके बाद बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि वहाँ पर लूटने के लिए बैठे हैं कई लोग। और क्या होता है, यहाँ के जो बच्चे जाते हैं ना, वो बेचारे कहीं ना कहीं माँ बाप से लड़के भी जाते हैं। वो तो वहाँ पर ये लोग क्या, इनकी मानसिकता से खेलते हैं वहाँ बहुत सारे लोग।
भाई तुझे चांस मिलेगा, अभी फिलहाल देख तेरा फोटो सेशन करेंगे उसमें 15,000 लगेंगे, ठीक है, उसके बाद तेरा एक ऑडिशन करेंगे उसके 10,000 होंगे, और फिर तेरे को जो है हम डायरेक्टर से मिलाने ले जाएंगे। देख बेटा इसमें जो है ना वो 20,000, तो कुल 50,000 का खर्चा है, लेकिन वो बेटा एडवांस देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना, अब एक नहीं फंसा दूसरा नहीं फंसा, बेचारे 2-3 तो फंस ही जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो हैं इन लोगों के शिकार होते हैं, और लड़कियां जब शिकार होती है ना वो बेचारी, मैं नहीं कहना चाहूँगा, कई बार वो अपने राह भी भटक जाती है। तो ये एक बहुत संभल के चलना है, हमारे यूथ को बहुत संभल के चलना है बम्बई में अगर आते हैं, और अगर वाकई टैलेंट है तो ही आए, अगर हुनरमंद है तभी आए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि अपना सुकून नष्ट करो, क्यों करो, और भी बहुत सारे काम है दुनिया में करने को। बिल्कुल सर, जरूरी है कि अगर आप में पूर्ण हो तो आप इस लाइन में हैं। सर हिमाचल में काफ़ी सारी प्रतिभाएं हैं, कलाकार की कमी यहाँ पर भी नहीं है। आप भी हिमाचल से निकले हैं, बाहर माया नगरी में गए हैं, तो हिमाचल में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि शूटिंग की अगर बात करें, बड़ी बड़ी शूटिंग्स हिमाचल प्रदेश में आती है, यहाँ की खूबसूरती यहाँ पे हिमाचल की है, पर हिमाचल के कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है सर। जी जी बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा देखिए कि ना सरकार का थोड़ा सहयोग हो जाए, खासकर बेचारे एमेचर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जो बेचारे पैसे इकट्ठे करके नाटक करते हैं, इनके जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ना, उनको हालांकि लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर देता है, ऐसी बात नहीं है, वो देता है, लेकिन एड थोड़ी सी बढ़ जाए ताकि वो मतलब अब नाटक करे, और अगर वो नाटक करे तो उनको कुछ फाइनेंशियल एड हो। आफ्टर ऑल तो पैसा है ना सर, है ना, आफ्टर जब भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो ऐसी अगर कुछ और स्कीम्स आए, ऐसी बात नहीं है स्कीम्स हैं, लेकिन उनकी अगर थोड़ी राशि मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाए और उनको पाने का जो जरिया है वो आसान हो जाए, तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी और ज़्यादा। आने वाला क्या प्रोजेक्ट है सर? भाभी जी घर पे तो आपका उपलब्धियां अच्छा रहा है, अलग से रोज एपिसोड यहाँ पर बन रहे हैं, आने वाला क्या प्रोजेक्ट है? आप कौन से पर्दे में या कौन से टीवी सीरियल में आप देखने वाले हैं चलते? देखिए अभी फिलहाल हम लोग जी टीवी से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, क्योंकि जितने भी मेन कलाकार होते हैं मेन चैनल्स के अंदर, उनको चैनल एक्सक्लूसिविटी के कॉन्ट्रैक्ट में बांध लेता है, क्योंकि उनको बड़ा नुकसान होता है अगर बीच में कोई छोड़ के चला जाए तो। जैसे हमारे सीरियल के साथ भी हुआ है, शुरुआत में हमारी अंगूरी भाभी चली गई थी, अभी जो है एक और हमारी अनीता भाभी भी गई हैं, तो इससे थोड़ा सा चैनल को नुकसान होता है। तो हम एक्सक्लूसिविटी के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं, तो हम बहुत लंबे लंबे काम बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी शूटिंग ही 1 महीना चलती है। वो तो अब जाके 4-5 दिन की छुट्टी मिली तो हम शिमला आ गए तुरंत भाग के, तो इस वजह से नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग, जैसे हाल ही में मैंने बहुत सारी ऐड फिल्मों में काम किया, बहुत सारी ऐड फिल्में आई, उसके बाद कुछ वेब सीरीज़ वगैरह में मेरी बहुत बातचीत होती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी डेट्स मांगते हैं तो मैं दे नहीं पाता, तो समय के अभाव के कारण। लेकिन जैसे ही भाभी जी वाइंड अप होगा, आज नहीं तो कल, तो मैं OTT प्लेटफॉर्म पे अपने पाँव जरूर आजमाऊंगा। ठीक सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, भाभी यहाँ छोड़ के जा रही है सर, भाभी जी घर पे तो किसको ढूंढेंगे? अगर भाभी जी अगर घर छोड़ के चलेगी तो आप किसको ढूंढेंगे? जी क्या करें, देखिए जो भी महिलाएं होती हैं उनकी अपनी समस्याएं होती है, खासकर जब वो शादीशुदा हो जाती है तो उनका परिवार भी तो कोई चीज़ है, वो भी उनको देखना होता है। जैसे हमारी अनीता भाभी का बेटा हुआ था, उसके बाद कोविड की स्थिति आ गई, तो उनकी हेयर ड्रेसर कोविड पॉजिटिव हो गई है ना, ऊपर से शूटिंग करनी है, छोटा बच्चा है, तो कैसे करेंगी बताइए ना। तो आफ्टर ऑल परिवार भी तो देखना है, तो ये सारी चीज़ें औरतों के साथ होती हैं, अब इसको कोई गलत भी नहीं कह सकते। काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और आपको देखते हैं, टीवी में देखते हैं, रोज भाभी जी घर पे हैं, तो कुछ ऐसा डायलॉग जो हमारे दर्शक जुड़े हैं और आप जो हमारे जरिए जो आप सुनाना चाहिए। भाभी जी घर पर हैं, क्या बात है भाभी जी, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप, एकदम छिला हुआ अंडा लग रही हैं। सही पकड़े हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का, लाइव टाइम्स टीवी को टाइम देने का। तो यही थे रोहित जी, भाभी जी घर पे हैं, जो सीरियल जो है उपलब्धियाँ और ऊंचाइयाँ यहाँ पर नाप रहा है, और आज उनसे हमने खास बातचीत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला से ये रहने वाले हैं और शिमला से लेकर मुंबई माया नगरी तक किस तरह की इनकी जर्नी रही उन्हें पूरी साझा की, और एक नसीहत दी है जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो स्ट्रगल रहे, अगर आप में वो प्रतिभा है आप तभी जो है मुंबई में यहाँ पर आए,
अपनी किस्मत को आजमाएं। नहीं तो जिस तरह से कई सारी चीज़ें ऐसे आते हैं, फ्रॉड केस सामने आते हैं, आप किसी ठगी के शिकार होते हैं, ऐसा ना हो तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आपको मुंबई जैसे माया नगरी में आना है तो पूर्ण हो आप तभी मुंबई की ओर रुख करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए।